करते हैं। आज से ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी का आईपीओ खुला है। करीब 11,500 करोड़ रुपए का ये इशू देश का छठा सबसे बड़ा आईपीओ है। इस पब्लिक इशू कारोबार और ग्रोथ के रोड मैप पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्रुप सीईओ श्रीहर्ष मजेती और सीएफओ राहुल बोथरा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर। श्रीहर्ष जी, गुड मॉर्निंग। आपसे शुरुआत करूंगा। पहले ये बताइए, प्रॉफिटेबिलिटी कब आएगी? क्योंकि इवेंचुअली लिस्टेड मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। जोमेटो ने काफ़ी क्लियर कट एक पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई और उस पर इम्प्लीमेंट किया। आपकी तरफ से हम कब एक्सपेक्ट करें इसको? सर, फर्स्टली थैंक यू सो मच हमको आज बुलाने के लिए। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात किया जाए तो मैं आज तो स्पेसिफिक गाइडेंस तो मैं नहीं दे पाऊंगा। हमारे फर्स्ट अर्निंग कॉल में और डिटेल्स दे पाएंगे, बट अगर हमारा बिजनेस ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो हमारे 2-3 बिजनेसेस हैं। और अगर फूड डिलीवरी बिजनेस को देखा जाए, जो हमारा पहला बिजनेस था, वो हमने ऑलरेडी प्रॉफिटेबल कर दिया है। और आगे जाते हुए भी एक अच्छा ग्रोथ है उस कैटेगरी में और प्रॉफिटेबिलिटी प्रोस्पेक्ट्स है। और उसके साथ साथ अगर पिछले 2-3 साल को अगर आप देखेंगे तो हमारा इंस्टामार्ट यानी क्विक कॉमर्स बिजनेस में भी हम ग्रो करते करते हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो ये सब मिला के हमें ऐसा लगता है कि these things will come together to bring the overall company to profitability, sir. ओके, कंपटीशन बहुत है क्योंकि देखिए, अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। वैसे खैर मैं तो स्विगी का एक काफ़ी बड़ा कस्टमर रहा हूँ काफ़ी समय से, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में मुझे एकदम से लगा कि जोमेटो में थोड़े मुझे बेटर डील मिल रही हैं, तो मैंने 1-2 ऑर्डर जोमेटो से कर लिए जैसे। तो यहाँ पर एक अभी भी शायद एक कस्टमर की वो लॉयल्टी उस लेवल पर नहीं आई है। वो अभी भी चेक करता है 4 ऐप्स, खैर फूड डिलीवरी में 2 ही ऐप्स हैं, लेकिन इंस्टामार्ट के कंपटीशन में जैसे ब्लिंकिट हुआ या जेप्टो हुआ, बिग बास्केट हुआ, जहां अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है वहां से ऑर्डर कर देता है। कई बार ऐसे होता है कि मैं फूड स्विगी से ऑर्डर करता हूं और साथ में जो फ्रेश फ्रूट्स हैं वो ब्लिंकिट से ऑर्डर कर देता हूं। कई बार हुआ है ऐसा। तो इसमें कैसे आपको लगता है कि हम फाइनली एक स्टेज पे पहुंचेंगे जहां पर एक कस्टमर लॉयल्टी भी एक बिल्ड इन हो सकेगी? सर, ऐसा नहीं कि हर कस्टमर जाके प्राइस चेक करता है। कुछ पर कंज्यूमर्स है जो बिल्कुल ही वैल्यू कॉन्शियस है, जिनको देखना पड़ता है। आपने खुद ही बोला है कि कई सालों के लिए बस स्विगी को इस्तेमाल किया था आपने, तो वैसे भी यूजर्स होंगे। तो एक पूरा मिक्स बैठता है इसमें। कुछ यूजर्स होंगे जो बिल्कुल ही एक ही प्लेटफॉर्म को पकड़ के उसी में ऑर्डर करेंगे, और कुछ होंगे जो कभी कभी, जैसे आपने बोला, कोई यूज केस के लिए इधर, कोई यूज केस के लिए उधर। बट लॉयल्टी तो जो मिक्स है वो अच्छा ही है सर अभी। बट थोड़ा बहुत ड्यूल ऐपिंग तो चलता रहेगा। और अगर क्विक कॉमर्स की कंपटीशन की बात किया जाए तो बहुत बड़े मार्केट्स में कंपटीशन तो आता ही रहेगा सर। हमने खुद ही बोला है कि ये 4 साल में $30 to 50 बिलियन मार्केट बन सकता है ये क्विक कॉमर्स कैटेगरी। तो इतना बड़े मार्केट में और प्लेयर्स तो आएंगे और कोशिश भी करेंगे कस्टमर का दिल जीतने को। अच्छा राहुल जी, गुड मॉर्निंग। मार्जिन्स के हिसाब से दोनों फूड डिलीवरी और इंस्टामार्ट में आप किस तरीके के मार्जिन्स यहाँ पर एम कर रहे हैं अगले 1 से 2 साल में? थैंक यू अनुज। तो आप फूड डिलीवरी की बात करें तो हमारा जो Q1 में हमने 0.8% पॉजिटिव एबिटा दिखाया, और हमारा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन था वो 6.4% था। अगर आप इंडस्ट्री के कुछ विशेषज्ञों से जानकारी लेंगे तो इसमें 4 से 5% एबिटा का एक मार्क एक दिख रहा है। हमने भी काफी मेहनत की है ताकि हमें अपना रेवेन्यू और बोथ कॉस्ट भी कम किया है। हमारा एडवर्टाइजिंग बिजनेस काफी अच्छे से चल रहा है फूड डिलीवरी पे। क्विक कॉमर्स की बात करें तो ये हमारा सिर्फ तीसरा साल है। तीसरे साल में हमने काफी ग्रोथ दिखाई है। लास्ट 3 साल में आप देखोगे हमारे नंबर्स, लास्ट ईयर हमने 8,000 करोड़ का पूरा कारोबार किया था। 122% पिछले 3 सालों में हमने ग्रोथ दिखाई है। जो हमारा टोटल कस्टमर बेस है, क्योंकि हम सिंगल ऐप पे है, एक हमारा काफी एक बड़ा एडवांटेज है कि हमारा एक सिंगल ऐप है। आप 3 सालों में पिछले देखोगे तो 60% ज्यादा लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं। हमारा जो एक पर कस्टमर स्पेंडिंग है, जो आपने बात की कि कस्टमर्स आ रहे हैं और स्पेंड भी कर रहे हैं, तो वी हैव सीन 30% इंक्रीज इन आवर एक्चुअल स्पेंडिंग बाय कस्टमर्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म। सो बोथ द फूड डिलीवरी बिजनेस और क्विक कॉमर्स बिजनेस एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, और फ्यूचर में भी ये संभावना है, क्योंकि इंडस्ट्री इज लुक वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। द इंडस्ट्री ग्रोथ स्ट्रक्चर्स आर लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। ये चीज़ तो मैं बिल्कुल कहूँगा 100% की जो सबसे बड़ा एडवांटेज है स्विगी का,
एक ही ऐप में दोनों चीज़ें हैं, बाकी में आपको अलग अलग ऐप्स खोलनी पड़ती हैं, वो तो खैर एक आपका बड़ा पॉजिटिव है। अच्छा, दोनों में से आप जो भी जवाब देना चाहे, इस आईपीओ को प्राइस करने के पीछे थॉट प्रोसेस क्या रही? क्योंकि अब जोमेटो का मार्केट कैप ऑलरेडी जोमेटो करेक्ट हो चुका है, करीब करीब 2,20,000 करोड़ के करीब है, और आपका ये जो आईपीओ है ये अगर हम अपर बैंड पे लें तो करीब करीब आपकी कंपनी को वैल्यू करेगा 87,000 करोड़ के करीब पर। तो ऑलमोस्ट हम जोमेटो के मुकाबले आपका आईपीओ ऑलमोस्ट 1/3 आप वैल्यू कर रहे हैं उसको, जबकि शायद मार्केट शेयर में उतना फ़र्क नहीं है। तो क्या ये इस चीज़ की रिस्पेक्ट दी गई है कि प्राइमरी मार्केट, अभी आप नए प्लेयर हैं, मतलब रिलेटिवली जोमेटो को ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं लिस्टिंग के लिए, इसके लिए थोड़ा डिस्काउंट दिया जाए? क्या टेबल पे कुछ रखने का इरादा था, या क्या आपको जेन्युइनली लगता है कि शायद मार्केट आपको इससे ज़्यादा वैल्यूएशन ना दे इस समय? आप में से जो भी जवाब देना चाहे इस सवाल का। तो अनुज जी, मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो एक कंपनी का वैल्यूएशन का जो एक प्रोसेस होता है, वो एक इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस होता है। तो पिछले 4 हफ्तों में हर्षा और मैंने कम से कम 120 इन्वेस्टर्स से ज़्यादा से बात की। हमने अपनी स्टोरी बताई। उसके बाद उन इन्वेस्टर्स में जिन्होंने काफ़ी बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स थे, देसी और विदेशी दोनों, जो हमारी कल आप देखेंगे तो हमने अपना एंकर बुक डिस्क्लोज़ किया है। 5,085 करोड़ 75 से ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स हमारे पास आए हैं। उनमें से काफ़ी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस कंपनीज़ है, पेंशन फंड्स है। आप फॉरेन की भी अगर कंपनीज़ देखेंगे तो काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स है। तो काफ़ी बड़े नाम हमारे एंकर बुक में आए हैं। तो उन्होंने आई थिंक स्थिति को देखा है, हमारी ट्रैजेक्टरी को देखा है। थोड़ा-सा अक्टूबर महीना थोड़ा मार्केट्स के लिए भी सॉफ्ट था। तो ये सभी चीज़ें एक डिसीजन मेकिंग एक फ्रेमवर्क में हमने यूज़ की है। हमारा एक बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि जब हम आईपीओ लेके आए, तो हमारे जो कंज्यूमर्स है वो हमारे रिटेल शेयर होल्डर्स बने। तो ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था, और इसके लिए एक प्राइसिंग फ्रेमवर्क हमने लगाया है, और अभी हमें देखना है कि मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करता है। हर्षा जी, मैंने कल एक ऑर्डर किया था, वो इंस्टामार्ट पे, वो 2 मिनट 34 सेकंड में डिलीवर हो गया। मतलब पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे मैकेनिक्स क्या है, और क्या आपके इतने राइडर उस एरिया में रहते हैं? आई एम अज्यूमिंग कि मैंने ऑर्डर किया तो उस समय और भी कुछ लोगों ने ऑर्डर करे होंगे। तो ड्राइवर सेफ्टी को लेकर, बिल्कुल सर। मार्जिन्स को लेकर, और उसी एमआरपी पर प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाना, ये कैसे पॉसिबल होता है फिर? बिल्कुल सर। आजकल आप फूड डिलीवरी भी 10 मिनट के अंदर मंगा सकते हैं। हमारा नया सर्विस लेके ऐसे बोल्ट करके हमने लॉन्च किया है। बट अगर ये इंस्टामार्ट में अल्ट्रा फास्ट क्या डिलीवरी नहीं, की 10 बात मिनट किया में जाए तो 10 मिनट में खाना पकेगा कि नहीं? इंस्टामार्ट का तो फिर भी समझ में आता है कि हाँ। चलिए रेडी प्रोडक्ट है, आ गया। खाना पकने में ही 10 मिनट से ज़्यादा जाएंगे? नहीं, आप ऐसे समझिए, अगर आप कोई भी साउथ इंडियन दुकान में जाएंगे तो इडली और दुकान 1 मिनट के अंदर दे देते हैं। डोसा बनाने में टाइम लगता है। तो जो ऑलरेडी फ्रेशली रेडी होता है उन्हीं को हम देते हैं सर 10 मिनट के अंदर। ओके। और हाँ, तो फिर इसके मैकेनिक्स पे पूछ रहा था मैं कि हाँ, इसमें बिल्कुल। इंस्टामार्ट राइडर में सेफ्टी अगर प्लस मार्जिन्स। इंस्टामार्ट में अगर देखा जाए तो पहले तो हम डिलीवरी पार्टनर्स को ऐसे कब तक डिलीवर करना है करके बोलते भी नहीं है। हमको बस स्टेप्स बोलते हैं कि पहले आप स्टोर तक पहुंच जाइए और उसके बाद ये एड्रेस से आप उधर डिलीवर कीजिए। और अगर 3 मिनट की डिलीवरी की बात किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आधा मिनट के अंदर पैकिंग खत्म हुआ होगा और आप शायद हमारा इंस्टामार्ट स्टोर के बहुत पास हुए होंगे। ऐसे ही ये डिलीवरी मुमकिन हो सकता है। तो प्राइमरीली सर ये हमारा लास्ट माइल जो है, जो जितना स्टोर घर से दूर है, वो बहुत कम होता है। हमारा 1.5 किलोमीटर के अंदर होता है डिस्टेंस। तो इस वजह से ये बहुत स्पीडी डिलीवरीज हो पाते हैं, और पैकिंग भी हमने ये सिस्टम्स और प्रोसेसेस लगा रखा है, जिस वजह से पैकिंग भी 2-3 मिनट में हो जाता है कई बार। तो ये सबका कॉम्बिनेशन ओके। से जादू होता है सर। ओके। अच्छा राहुल जी, ऑब्वियसली एक ऐसी कंपनी जो एक न्यू एज कंपनी है और एक लीडर्स रही है, इसमें नई टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, पुराने टैलेंट को भी रिटेन करने के लिए ईसॉप्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपकी भी काफ़ी लिबरल ईसॉप पॉलिसी रही है, क्या लिस्टिंग होने के बाद भी ये उसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी? हाँ, तो थैंक यू अनुज। ईसॉप आपने सही बताया कि जब जब हम प्रोफेशनल्स लेके आते हैं इंडस्ट्री से बाहर, जब हमने स्टार्ट किया, मेरा खुद का एग्जांपल ले लीजिए। 2017 में मैं एक्चुअली सिंगापुर में काम कर रहा था, और जब हर्षा ने मुझसे बात की तो मुझे एक फ्यूचर दिखा कंपनी में। और डेफिनेटली उस टाइम स्टार्टअप्स इतना अच्छा सैलरी नहीं दे सकते हैं। एक सर्टेन रिस्क लेना पड़ता है प्रोफेशनल्स को जब ये स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं। तो ईसॉप में आप एक अपनी कंपनी का भागीदारी मिलती है, एक शेयर होल्डिंग मिलती है, तो उसको काफी काफी मोटिवेशन मिलता है।
लेकिन उस टाइम रिस्क भी ज्यादा रहता है। लेकिन जब एक कंपनी बड़ी हो जाती है, जब पब्लिक मार्केट्स में आती है, तो डेफिनेटली रिस्क कम हो जाता है और रिवॉर्ड आपको एक मार्केट के हिसाब से मिलता है। तो जो गोइंग फॉरवर्ड वी विल कंटिन्यू टू हैव अ सर्टेन ESOP पॉलिसी फ्रेमवर्क, बट जो रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन जो मार्केट लिंक्ड होगा वही हमारा ESOP पॉलिसी भी होगा। चलिए हर्षा जी और राहुल जी, वैसे खैर मैं इस इंटरव्यू को और लंबा कर सकता था, मेरे को काफ़ी सवाल पूछने थे आपसे, लेकिन वो किसी और दिन करेंगे। आज हमारे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस IPO के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।